हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धारा जीएस पे। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन को यहाँ हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि धारा जीएस के द्वारा हॉस्टल वार्डन के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो लाई गई है और ये जो टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यूसली चल भी रही है और एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 5 इस जो टॉपिक था इसका वो था इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस। तो उसके क्या बेस्ट आंसर हो सकते हैं वो हम यहां देखने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिया गया है और इसमें आपको कुछ साइट्स दिए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, और उसके कुछ एविडेंसेस यानी जो साक्ष्य हैं वो दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा पेयर है जो सही सुमेलित है। क्लियर? सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो लेते हैं पहला लोथल। तो लोथल से डाकयार्ड यानी बंदरगाह सर मिला है। कालीबंगन, कालीबंगन जो राजस्थान में है वहां से घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। और सुरकोतड़ा, यहां से घोड़े के साक्ष्य बिल्कुल प्राप्त हुए हैं। तो तीनों ही क्या है? सही है। तीनों ही क्या है? सही है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला, इसके पुरुषोक्त में वर्णाश्रम का वर्णन किया गया है। तो हमको पता है सर ऋग्वेद में 10 मंडल है टोटल और जो 10th मंडल है ना, 10वां मंडल है, उसी में पुरुषोक्त का वर्णन किया गया है। और पुरुषोक्त में वर्णाश्रम बताए गए हैं। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक और नन ऑफ दिस। तो सर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहां पे कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित है ना शिक्षण संस्थाएं आपको दी गई है, बौद्ध विद्या के केंद्र आपको दिए गए हैं। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। और ये पूछा जा रहा है कि कौन से केंद्र हैं, कौन है इसमें से जो बौद्ध शिक्षा से संबंधित केंद्र है? तो सर सभी हैं। नालंदा और विक्रमशिला कहां है? तो बिहार में। वल्लभी कहां है? तो गुजरात में। यानी इसमें क्या है? उपरोक्त सभी क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में यहां पे 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था। दूसरा, ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और दोनों में से कौन से कथन सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सर अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणी में बांटा गया था। ठीक है ना? शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, ठीक है, गुहालेख, इस प्रकार से ऐसे 5 लेखों में बांटा गया था। लेकिन ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी में नहीं थे, है ना, ब्राह्मी लिपि में नहीं थे सर, अरमाइकी में भी थे, है ना, और किसमें थे? खरोष्टी में भी थे। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट बस सही है, दूसरा गलत है। ओके, चलिए अरमाइकी में अफगानिस्तान का था, ठीक है, और खरोष्टी में आपको याद रखें पाकिस्तान में 2। ठीक है, पाकिस्तान में मानसेरा था, ये आपको याद रखना है, और दूसरा था सहबाजगढ़ी। 2 थे जो खरोष्टी लिपि में थे। निम्नलिखित में कुछ आपको निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक साइड लेखक दिया गया है, एक साइड क्या दिया गया है? उसकी रचनाएं दी गई हैं। और इसमें से कौन सा है पेयर जो सही है? क्या शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है? बिल्कुल लिखा है सर, तो पहला तो सही है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है? बिल्कुल की है। इसके अलावा कालिदास जी की और क्या रचना है? तो मेघदूतम, है ना, रघुवंशम, ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम बिल्कुल है। अमर सिंह का अमरकोश बिल्कुल है। ओके, और ये सभी किसमें थे? तो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से एक है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी क्या है? सही है। ध्यान रखेंगे इनमें से ऐसा भी कोई भी नहीं है जो गलत हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए। ठीक है सर, किए थे, बिल्कुल किए थे। दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार 9 रत्नों से अलंकृत था। सर प्रथम का नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड का था, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है,
तो दूसरा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, मतलब यहां आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला, हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, हजार स्तंभ मंदिर तो याद रख लो पहले कहां है, तेलंगाना राज्य में है। पुष्यभूति वंश के शासकों ने करवाया कि काकतीय वंश के शासकों ने करवाया कि चालुक्य ने करवाया कि सोमवंशी शासकों ने? तो हजार स्तंभ को ही रुद्रेश्वर, है ना, रुद्र श्याम टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है, मंदिर भी बोला जाता है। और इसको रुद्र प्रताप देव ने, जो काकतीय डायनेस्टी के क्या थे, राजा थे, उन्होंने बनाया था हजार स्तंभा मंदिर या हजार स्तंभ मंदिर। क्लियर है इसको, है ना। इसके अलावा जो काकतीय वंश का फोर्ट है, ठीक है, ये सभी को यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया था। क्लियर। चलिए अगला जो प्रश्न है, यहां पे भी आपको मैच करना है, बताना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। औरंगजेब, तो सर हमको पता है औरंगजेब ने फतवा आलमगीर लिखी है, ठीक है। ज्ञानेश्वर की बुक का नाम है मिताक्षरा, ओके। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, ठीक है। और हामिद लाहौरी की बुक है बादशाह नामा। तो यहां मैच करें तो ए का आ रहा है 2, बी का आ रहा है 1, सी का आ रहा है 4 और डी का आ रहा है 3। तो 2 1 4 3 इज करेक्ट आंसर, और 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर बी पे। तो 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लियर। पहला, उसने 1026 एडी में क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नहीं सर, उसने 1025 पे किया था। क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, बिल्कुल नहीं, उसका यह उद्देश्य था ही नहीं, उसका उद्देश्य था धन संपदा लूटना और भाग जाना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ना तो एक ना तो दो, दोनों ही सही नहीं है, है ना। तो एक और दो दोनों सही नहीं है, क्योंकि यहां पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में यात्रा की थी? तो यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अच्युत राय, देवराय फर्स्ट, कृष्ण देवराय और देवराय सेकंड। तो आपको याद रखना है देवराय सेकंड के में अब्दुल रज्जाक ने क्या किया था, यात्रा की थी। कहां से आया था, तो फारस से आया था। राजा कृष्णदेवराय किस भाषा के विद्वान थे? ऑप्शन हैं आपके सामने, तेलुगु, तमिल, संस्कृत या 1 and 3 यानी तेलुगु एंड तमिल। तो याद रखिएगा दोनों ही भाषा के विद्वान थे कौन, राजा कृष्णदेवराय। क्लियर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली में किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ठीक है, है ना, दिल्ली सल्तनत से कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया था, जजिया कर लगा दिया था? तो बलबन ने, अलाउद्दीन ने या फिरोज शाह तुगलक ने या नन ऑफ दीज? तो आपको याद रखना है ये कार्य क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में पहले से बाद में। तो पहले कौन सी घटना हुई? सिंध विजय, काबुल विजय, हल्दी घाटी युद्ध। तो सभी अकबर के समय के हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध सर हमको पता है 1576 1576, काबुल विजय सर 1781 और सिंध विजय 1790 में हुआ था। तो यहां पे हमको दिख रहा है पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 होगा। तो 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी अकबर के संदर्भ में है। अगला, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि किस शासक के बारे में है। जैसे इन्हें अबला बाबा के नाम से जाना जाता था। दूसरा, इन्हें जगत गुरु की भी उपाधि प्राप्त थी। जहांगीर, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या निजामुद्दीन औलिया। तो याद रखेंगे बीजापुर के जो शासक है इब्राहिम आदिल सेकंड, उनके बारे में स्टेटमेंट सही है। उनको अबला बाबा भी बोला जाता था और उनको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नौरोज या नवरोज जो त्योहार था उस पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल शासक ने लगाया था? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। तो याद रखना है कौन था, औरंगजेब। ठीक है।
वास्को डी गामा वर्ष 1998 में कालीकट पहुंचे। किस गुजराती चालक ने कालीकट तक इनका मार्गदर्शन किया था? इलियास खां, अब्दुल मजीद, अलाउद्दीन या अब्दुल मजीद। तो यहाँ पे खैर ऑप्शन सेम हो गए अब्दुल मजीद को लेके, ठीक है। तो अब्दुल मजीद ही थे जिन्होंने क्या किया था, रास्ता दिखाया था, मार्गदर्शन दिखाया था। तो कैप ऑफ गुड होप यहां तक पहुंचे थे, अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे। तो जब भारत पहुंचना था वास्को डी गामा को, तो यहाँ पे एक गुजराती व्यापारी मिल गया था वास्को डी गामा को, ऐसा माना जाता है, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और उसने ही क्या किया था, गाइडेंस दिया था कि भैया इस रास्ते पे जाओगे तो एक न एक दिन कहां, भारत पहुंच जाओगे। क्लियर? तो आपको अब्दुल मजीद का नाम याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पे भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। अकबर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बना लिया था अंग्रेजों ने। तो सर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहांगीर से उन्होंने 1631 में फरमान जारी करवाया और सूरत की फैक्ट्री को पुख्ता बनाया था। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। बिल्कुल नहीं, है ना। तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड, ठीक है, किंग चार्ल्स सेकंड की का जो विवाह है वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ था। और अपने पिताजी की संपत्ति समझ के पुर्तगालियों ने किसको, अंग्रेजों को मुंबई जो सिटी है वो दे दिया था। तो अंग्रेजों ने मुंबई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, ना कि फ्रांसीसियों से। तो यहां पे कौन सा सत्य नहीं है? तो एक और दो दोनों सत्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित आपको युग्म दिए गए हैं और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या उस युद्ध के बाद वो संधि हुई है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और उसके बाद देवगांव की संधि हुई। नहीं सर, पहला आंग्ल मराठा हुआ और 1782 में तो पहला सालवाई की संधि हुई, वॉरेन हेस्टिंग के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा हुआ तो उस समय देवगांव की संधि की अंग्रेजों ने, ठीक है ना। देवगांव की संधि की 1803 में। तो यहां पे बस क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों सर? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालवाई की हुई थी, तो यदि वो लिखा रहता तो सही होता। द्वितीय आंग्ल मराठा में देवगांव की हुई थी, भोसलों के साथ अंग्रेजों की संधि। तो दोनों रिवर्स कर दिया गया, इसलिए गलत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में, है ना, ये पांडिचेरी की संधि के साथ, ठीक है, खत्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा। तो पहला और तीसरा तो क्या है, गलत है। ठीक है, कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है केवल 3, यानी नन ऑफ दिस सही आंसर है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से उपाय को किया है? ऑप्शन है सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, सेकंड है व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, या दोनों को फॉलो किया, या नॉन ऑफ दिस। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को तो किसने किया था, डलहौजी ने किया था। वेलेस्ली ने सिर्फ किसको क्या किया था, सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को किया था। और अपनी सब्सिडरी अलायंस के तहत 1798 में पहला जो शहर छीना था, मतलब प्रिंसली स्टेट यानी रियासत छीना था, वो था हैदराबाद। ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के रिवोल्ट के संबंध में दिया गया है कि कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसने दमन किया था वहां के विद्रोह को। तो दिल्ली पे किसने किया, निकोलसन और हडसन। ठीक है, सही है। निकोलसन निकल भी गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा याद भी रखना है आपको। तो दिल्ली निकोलसन हडसन बिल्कुल था। कानपुर कैम्पबेल ने किया था, झांसी ह्यूरोज ने किया था। और यहाँ पे सभी युग्म क्या है, सही है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों क्या है, सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? तो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम है वो है इनका, तो तात्या टोपे जी का। ठीक है, इन्होंने कानपुर से भी लीड किया, ठीक है, वहां पे नाना साहेब का भी सपोर्ट किया, रानी लक्ष्मीबाई का भी सपोर्ट किया, झांसी से, दोनों जगहों से ये लड़ते रहे। तो याद रखना है आपको किनका है नाम, ये तात्या टोपे का। और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, तो नन ऑफ दिस क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन जी,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, देवेंद्र नाथ टैगोर या नन ऑफ दीज? तो भारतीय ब्रह्म समाज यानी मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन जी ने औपचारिक रूप से 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? केशव चंद्र सेन जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1864, 1865, 1866 या नन ऑफ दिस? तो याद रखेंगे, लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन 1885 में मुंबई में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। बिल्कुल नहीं सर, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बिल्कुल, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो कौन सा कथन सत्य है? सिर्फ सेकंड क्या है? सत्य है। क्लियर है? यहाँ पे एओ ह्यूम होता तो हम यहाँ पे सही आंसर लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। कौन था जो शामिल नहीं था संस्थापक सदस्यों में? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहबीन उल मुल्क या सैयद अहमद खान? तो आपको याद रखना है सैयद अहमद खान इसमें शामिल नहीं थे। बाकी तीनों संस्थापक सदस्य में यानी फाउंडर मेंबर में लिए जाते हैं। कौन कौन? आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहबीन उल मुल्क, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? बारदोली सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध, चौरा-चौरी कांड या नन ऑफ दिस? तो सर 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो चौरा-चौरी का कांड हो गया। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों को, है ना, भीड़ ने क्या कर दिया था? वहीं जला दिया था। इस घटना से कौन क्षुब्ध हो गए? गांधी जी, और उन्होंने 12 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो चौरा-चौरी कांड। क्लियर है? बारदोली प्रस्ताव के द्वारा बंद किया था, ये याद रख सकते हैं। बारदोली प्रस्ताव के द्वारा बंद किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथन 1, रेंजे मैकडॉनल्ड ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, यानी कम्युनल अवार्ड कब दिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, सही है सर, दिया था। गांधी जी से बात हुई थी, सेकंड गोलमेज में हो गए थे और फिर वहां पे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। किसने? रेंजे मैकडॉनल्ड ने। बाद में उसी को निपटाने के लिए तो गांधी जी ने क्या किया था, है ना, पुनः समझौता किया था अंबेडकर जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे दलितों को अलग से क्या दिया जा रहा था? वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा था। तो पहला तो सही है। महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं ने तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेशन लिया था? बिल्कुल नहीं, सिर्फ गांधी जी गए थे सेकंड में, कांग्रेस उसके बाद पहले और तीसरे में नहीं गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन दूसरा क्या है? असत्य है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय ने किया था? यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज ग्राम पंचायत, है ना, नगर निगम, ये सब है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, रिपन या डफरिन? तो याद रखना है लॉर्ड रिपन। ये उदारवादी यानी लिबरल वायसराय माने जाते थे। ठीक है ना, उदारवादी थे, मतलब भारत में बहुत सारे सुधारों का इन्होंने प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, स्वतः स्फूर्त था। ठीक है सर, ठीक है, रहता ही है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। यह एक हिंसक आंदोलन था। तो यहाँ पे वैसे था तो लोगों ने बहुत सारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, सरकारी संपत्ति, उसको नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फिर भी एक हिंसक आंदोलन के रूप में इसको आपको नहीं लेना है। क्लियर? और उच्च वर्ग के लोगों ने और नौकरशाही ने, यानी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो याद रखना केवल ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है, ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे घटना दिया गया है, उसको कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। चलिए, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, चौरा-चौरी कांड।
तो सर रोलेक्ट एक्ट है 1919, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920, ओके, अगस्त 1920। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922, और स्वराज पार्टी यानी आपका जनवरी 1923। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा पहले, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा सेकंड, ठीक है, 3 और 4। तो 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा आपको अरेंज करना था, ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था? क्रिप्स मिशन जो 1942 में आई थी, डर के मारे इन द सेंस जितने भी ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र हैं जो भी शामिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इन्होंने दबाव डाला कि भैया जापान की शक्ति बढ़ रही है, आप भारत को आजाद करो। तो ब्रिटेन ने 1942 में क्या किया, एक मिशन भेजा, और इस मिशन ने जब बात किया तो इन्होंने फिर वही बोला कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे, है ना, जितने भी प्रिंसली स्टेट है उसको भी शामिल करेंगे, उसके भी मनोनीत सदस्य होंगे, अलग से पाकिस्तान नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इसी को आउटडेटेड चेक बोला था, किसने? गांधी जी ने। तो ये जब आया था तो कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था? तो कांग्रेस ने बोला कि भैया वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में क्या करे, किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। ये प्रस्ताव जरूरी रूप से रखा था, ठीक है। और इसी के बीच बात क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? तो देखिए, गांधी जिन्ना वार्ता के मुख्य असफल होने का जो आधार था, वेवेल योजना, भारत का विभाजन, राजगोपालाचारी सूत्र या कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव। तो याद रखेंगे 1944 में, ठीक है, साउथ के प्रमुख जो कांग्रेस नेता है राजगोपालाचारी, उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग अभी क्या करे, भारत का साथ दे, ठीक है, भारत के आजादी के लिए साथ दे, कांग्रेस का समर्थन करे, और जब आजाद हो जाएगा तो जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली जगह है, वहां पे क्या किया जाएगा, मुस्लिमों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। और जिन्ना इस बात से एग्री नहीं किए, इसीलिए जो गांधी जिन्ना वार्ता है वो क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। यहां पे जिन्ना ने कहा था कि मैं कोई सड़ी गली चीज नहीं लूंगा, ओके। इसी फॉर्मूले के बाद उन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में आपको विचार करना है। उन्होंने जो सत्याग्रह चलाया और कौन कौन से सत्याग्रह को चलाया और कौन कौन से ईयर में चलाया, उसको अरेंज करना है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर, तो ये हुआ था 1918, ठीक है। चंपारण 1917। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, तो देखिए रॉलेट एक्ट 1917 में ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था, ठीक है, और उसका जो विरोध हुआ ये हुआ अप्रैल, अब देखो यहां पे थोड़ा सा ईयर वाली चीज आ रही है, अप्रैल 1918, जबकि ये अहमदाबाद लोग फरवरी 1918, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्या हो जाए, आपसे गलत हो जाए, ओके। और खेड़ा आपको लेना है मार्च 1918, क्लियर। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सर चंपारण पहले आएगा 2, देन अहमदाबाद मिल मजदूर 1, देन आपका खेड़ा आएगा 4, देन आपका रॉलेट एक्ट। तो 2 1 4 3 करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से बनाना है आपको, ओके। चलिए अगला, यहां पे एक साइड मुगल शासक दिया गया है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, और एक साइड आपको मकबरा दिया गया है। तो बताना है किसका मकबरा कहां है। तो हुमायूं का मकबरा कहां है, तो दिल्ली। शेरशाह सासाराम बिहार, जहांगीर लाहौर, और अकबर का सिकंदरा आगरा के पास। तो 1 3 2 एंड 4 इज करेक्ट आंसर, 1 3 2 4, ये है सर ऑप्शन नंबर सी में 1 3 2 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आ गया, यानी फेडरल सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन सा है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसका विशेषता नहीं है। तो दोहरी शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य दोनों को इक्वल पावर होते हैं,
ठीक है, बस यही सोचना है फेडरल में आपको, यानी संघात्मक में। जबकि एकात्मक में क्या होता है, ज्यादा पावर केंद्र के पास होती है। ठीक है, तो संघात्मक में दोहरी शासन व्यवस्था होगी, बिल्कुल होगा सर। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका होगी, हाँ होगा। एकल नागरिकता नहीं, दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की और एक केंद्र की, जैसे यूएसए में होता है। ठीक है, वो वॉशिंगटन का भी सिटीजन होता है और अमेरिका का भी सिटीजन होता है, दोनों का मिलता है उसको, तो दोहरी नागरिकता होती है संघातक में, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन बिल्कुल होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राज्य के शक्तियां अलग होती है, केंद्र की शक्तियां अलग होती है। तो 3 इसमें नहीं आएगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो केवल 3 शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो बीच शक्ति का जो पृथक्करण है ना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब आया था? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या चार्टर अधिनियम 1813 या रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखेंगे 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम है उसके द्वारा क्या किया गया था, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को विभाजित किया गया था। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया? तो जो संविधान सभा थी उसमें जो सदस्य थे वो कैसे आए? तो जितने भी उस समय तत्कालीन प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने अपने बीच में से चुना, जैसे राज्यसभा में चुना जाता है। ठीक है, और वही संविधान सभा में गए। तो आपको याद रखना है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा जो चुने गए सदस्य थे वही संविधान सभा के मेंबर बने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल का है क्वेश्चन। यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और ये बोला जा रहा है कि इनको क्रमानुसार क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो सर पहले क्या आता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके नागरिकों को समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या देने के लिए, न्याय देने के लिए। तो पहला तो न्याय ही आता है, यानी जस्टिस। ठीक है, क्या आता है, जस्टिस, है ना। तो जे पहले आएगा, तो सर 4 पहले आएगा। फिर क्या है, लिबर्टी, क्या देते हैं, लिबर्टी आएगा। ठीक है, फिर इक्वालिटी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, यानी क्या होगा, 4, 2, 1 एंड 3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रीएम्बल को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे जो भी पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के चीजों को अरेंज करने के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद 3 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी क्या? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3 भारत। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, बिल्कुल ये दोनों किया जा सकता है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना, ये नहीं। तो कौन सा सही है? तो आर्टिकल नंबर 3 एक्चुअल में ये बताता है कि भारत जो है वो अपने राज्यों के साथ उनकी सीमा को परिवर्तन कर सकता है, उसको छोटा बड़ा कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो सही आपको बताना है, तो केवल 2 और 3 क्या है, सही है। चलिए बाकी अलग अनुच्छेद के विषय हैं। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया था सर, सही है। ममित्री, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसको 1972 में राज्य बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य बनाया गया, नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था 1987 में। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो केवल 1 और 2 क्या है, सत्य। केवल 1 और 2 क्या है, सत्य है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पे कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार बोला जा रहा है, क्या वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। और
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बिल्कुल ये सब सही है, ठीक है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो यही आर्टिकल्स हैं। तो 1 2 3 4 सही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शोषण के खिलाफ जो अधिकार दिया गया है उसके खिलाफ उससे संबंधित कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, क्या ये शोषण के खिलाफ अधिकार में शामिल है? दूसरा, किसी भी किस्म के बगैर या जबरन काम करने का जो निषेध है, क्या ये शामिल है शोषण के अधिकार में? बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक या और शिक्षा पर अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो याद रखना है शिक्षा का जो अधिकार है सर, ये शोषण के खिलाफ में शामिल नहीं है, इसको अलग से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया है और आर्टिकल नंबर 28A में जोड़ा गया है। कब में जोड़ा गया है? कब से सर? तो 86 अमेंडमेंट 2002 से। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, उसको मूल अधिकार बनाया गया और आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया। तो 1 2 3 4 सही है शोषण के खिलाफ अधिकार में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति यदि क्या हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आर्टिकल नंबर 22 के तहत उसको कौन कौन से अधिकार हैं जो प्राप्त हो जाते हैं। पहला, गिरफ्तारी के विरुद्ध में गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाता है, उसने भाई कौन से कारण है जिसके कारण उसको गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल दिया जाता है ना, बताया जाता है कि क्या गलती हुई है उससे, कौन सा सत्य है, तो दोनों सत्य हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो यदि 24 घंटे भीतर में यदि उसको क्या किया गया है, न्यायालय पहुंचाया गया और वहां न्यायालय ने उसके समय सीमा को नहीं बढ़ाया तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, उसको वकील रखने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है, यानी PIL, किसके बारे में पूछा जा रहा है? PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहां पे ये अधिकार क्या है, ये बताता है कि कोई व्यक्ति जो किसी मामले से संबंधित नहीं है फिर भी उसको लग रहा है या खुद जजेस को ऐसा लग रहा है कि इस सामाजिक मुद्दे पर उनको क्या करना चाहिए, बात उठानी चाहिए, तो PIL के तहत जनहित याचिका के तहत क्या किया जाता है, केस फाइल किया जा सकता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पड़ोसी के साथ कुछ ज्यादती हो रही है और वो अपनी बात को न्यायालय में नहीं रख पा रहा है, केस नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके बिहाफ में केस लगा ले, यही जनहित याचिका है, ठीक है। तो इसके जो जनक है वो PN भगवती माने जाते हैं, ठीक है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती इसके जनक माने जाते हैं। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए? सर अभी हमने डिस्कस किया था 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं, परमादेश। यहां पे रिट को लेके क्वेश्चन दिया गया है, मैंडेमस को, मैंडेमस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। परमादेश से क्वेश्चन लिया जा रहा है कि यह जो परमादेश है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो रिट कब जारी करती है? परमादेश एक रिट है, 5 प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती है, ठीक है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, और क्या है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, और उसी प्रकार से आपको याद रखना है परमादेश। तो यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, बिल्कुल मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आपके कहीं पे क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए है परमादेश, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी सरकारी ऑफिसर ने क्या किया है, जो काम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस अधिकार क्षेत्र के बाहर के कार्य को यदि कर दिया है तो वहां पे फिर है ना न्यायालय के द्वारा परमादेश रिट जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें इस रिट में क्या बोला जाता है, वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं, ये पूछा जाता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। परमादेश में बोला जाता है, क्लियर, मैंडेमस बोला जाता है इसको,
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना आदेश के रूप में रहता है क्या? नहीं, ये तो सर बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, हैबियस कॉर्पस जब जारी किया जाता है तो सशरीर उपस्थित होने के लिए बोला जाता है, तो सेकंड गलत हो गया। ये इसे केवल प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, बिल्कुल नहीं। इसे जो कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, कोई ट्रिब्यूनल है, गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो सही पूछा जा रहा है तो केवल एक सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहां उल्लिखित है? तो डीपीएसपी में सर, आर्टिकल नंबर 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में यानी उसको मैनेजमेंट में शामिल किया जाएगा? अनुच्छेद 38, 39A, 45 या 43A? तो याद रखना है सर 43A। ठीक है, 43A कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। उसके द्वारा जोड़ा गया कि श्रमिकों को भी क्या किया जाएगा? मैनेजमेंट में शामिल किया जाएगा, प्रबंधन में। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक है जो मूल कर्तव्य नहीं है? पहला, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। नहीं सर, ये भारत में नहीं, इजराइल में है। ठीक है, चलिए अगला, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। या एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो सर जब हो जाता है, मेंबरशिप मिल जाती है, तब छोड़ना पड़ता है। तो निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। 14 दिनों के भीतर बताना पड़ता है कि वो कौन से पद को धारण करेंगे। चलो अगला, कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोमित दोनों सदस्य क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। तो मनोमित तो नहीं देते, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल बनता है, क्लियर, आर्टिकल नंबर 54, इसमें दोनों सदनों के यानी संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं। जितने भी विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो मनोमित तो नहीं होते, नॉमिनेटेड नहीं होते, ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। संघ राज्य क्षेत्रों के केवल दिल्ली विधानसभा के, है ना, सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के हकदार होते हैं। नहीं सर, ये भी गलत है। दिल्ली नहीं, दिल्ली और पुदुचेरी, वहां दोनों में क्या है? विधानसभा है और दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो दोनों ही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत हटाने के लिए संबंधित जो प्रस्ताव है वो कहां रखा जाता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में? ठीक है, केवल राज्यसभा में जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, बिल्कुल ठीक है, वो राज्यसभा में रखा जाता है क्योंकि वहीं के सदस्य होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। जैसे पहला, किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। क्या है कंपल्सरी है क्या? नहीं सर, ये राष्ट्रपति को करने होते हैं। कोई अधिनियम तब बनता है जब, कोई विधेयक अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करे, प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं। दूसरा, कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई व्यक्ति बन सकता है जो संसद का सदस्य ना हो? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन है ना, कोई यदि ना ही राज्यसभा का सदस्य है ना ही लोकसभा का सदस्य है, क्या वो कैबिनेट में शामिल हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा? सदस्यता लोकसभा या राज्यसभा की लेनी पड़ेगी। तो पहला तो सही है, पहला गलत है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है।
तो पहला सही नहीं है, दूसरा तो क्या है, सही। चलिए आगे चलते हैं। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा जा रहा है। आर्टिकल नंबर 76। संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है सर, नहीं किया गया, सही बात है। उसे एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और सदस्य जो भत्ते हैं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। उसे निजी विधि कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता, तो रोका जाता है उसे। ठीक है, जो व्यक्ति एक बार बन गया है ना महान्यायवादी, तो उसको फिर निजी विधि कार्य वो नहीं कर सकता। क्लियर? तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही। ओके। और राष्ट्रपति किसे महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो, है ना, ऐसे व्यक्ति जिसमें योग्यता हो, ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल नंबर 76 के तहत क्या किया जाता है? महान्यायवादी बनाया जाता है। चलिए अगला लेते हैं। पहला कि राज्यपाल के संदर्भ में है, राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो जो भारत की कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि होती है, उसमें राज्यपाल का वेतन होता नहीं सर, वो तो राज्य के में होता है। क्लियर? तो पहला तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को शासन लगाने के लिए बात करते हैं, सिफारिश करते हैं? नहीं, राज्यपाल स्वविवेक से करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है ना? मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, ये सबका राज्य की संचित निधि पर वेतन क्या होता है? भारित होता है। केंद्र की नहीं, भारत की संचित निधि पर नहीं होता, इसीलिए पहला गलत है। दूसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह नहीं लेते जब उनको क्या लगाना है? राष्ट्रपति शासन लगाना है। तो ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिविक्ता संबंधी जो प्रावधान है वो किए गए हैं? ठीक है, आर्टिकल नंबर क्या है? 164, 166, 165 या 167। तो आप याद रखना, महाधिवक्ता संबंधी जो प्रावधान है वो 167 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। रीट के संदर्भ में कथन पे विचार करना है और आपको बताना है। संसद किसी अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी करने हेतु सशक्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट भी आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या कर रही है? रीट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जहां 32 आर्टिकल नंबर 32 को बेस बना के क्या करती है? रीट जारी करती है। वहीं हाई कोर्ट 226 को बेस बना के क्या कर सकती है? रीट जारी कर सकती है। संसद उसको सशक्त बना सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को निजी प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि किसी कॉर्पोरेट बॉडी ने या किसी भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को क्या किया है? बंदी बना के रखा है, तो बिल्कुल बोल सकती है कि आप उसको क्या करो? सशरीर सामने पेश करो। और दोनों ही क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सदन के नियमों के निर्वाचन या प्रवर्तन अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेद से है जो सदन के कार्य संचालन को विनियमित यानी रेगुलेट करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? निंदा प्रस्ताव, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या विशेष उल्लेख। तो देखिए, जब जो संसद है उसका जो कार्यप्रणाली है वो सही तरीके से नहीं चल रहा होगा, ठीक है, सीक्वेंस में, तब वहां पे विपक्ष क्या कर सकता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मामला उठा सकता है। ठीक है, और ये काम किया जाता है जो सत्ता पक्ष है उस पर प्रेशर बनाने के लिए कि वो सही तरीके से काम टाइम पे नहीं कर रही है। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, यह अधिकार बिल्कुल स्पीकर का होता है। तो सदन के पीठाधीश अधिकारी राष्ट्रपति, सदन के नेता या संसदीय कार्य मंत्री? तो सर सदन के पीठासीन अधिकारी के पास यह अधिकार होता है, यानी स्पीकर के पास यह अधिकार होता है। कौन सा विषय है? जो संघ सूची का विषय है। 3 सूची होती है ना, एक सेंटर, एक स्टेट और एक कॉन्करेंट समवर्ती। तो संघ सूची सेंट्रल का पूछ रहा है। पुलिस, बंदरगाह, वाणिज्य व्यापार या सार्वजनिक स्वास्थ्य? तो बंदरगाह यानी पोर्ट जो होते हैं वो किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहां पे आपको निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के जो काम है वो दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, मतदाता सूची बनाना,
करती है, बिल्कुल करती है निर्वाचन आयोग। आचार संहिता लागू करना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है। मतदान और मतगणना करवाना, है ना, उसकी तिथि घोषित करना कि मतदान कब होगा और कब रिजल्ट आएगा, उसका जो डेट है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। चुनाव परिणामों की घोषणा करना, बिल्कुल करती है। चुनावों की अधिघोषणा करना, बिल्कुल करती है। तो उपयुक्त सभी क्या है, सही है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह का है ना, आवंटन करना, चुनाव चिन्ह बांटना, ये सब काम नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी घोषित करना, ये सब काम निर्वाचन आयोग करती है। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, आर्टिकल नंबर 280। ओके, या एक क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय है ना, सेमी जस्टिस बॉडी। ओके, न्यायिक निकाय में लिया जा रहा है, या आप क्या बोलोगे दूसरा, हाँ बिल्कुल है सर, अर्ध न्यायिक निकाय है, उसी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही है, पहला बस सही है। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में बताइए, यह एक सांविधिक निकाय है, नहीं है, क्योंकि एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी ना तो ये संवैधानिक है ना तो सांविधिक है। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा सही है, तो सेकंड क्या है, सही है। समझ में आया ना, ये सांविधिक निकाय नहीं है ना, या गैर संवैधानिक भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक। राज्यसभा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति को प्राप्त करते हैं, आधे सदस्य करते हैं, आधे सदस्य 3 वर्ष में करते हैं, या 1/3 सदस्य 3 वर्ष में करते हैं। सर ये तो हमने सबसे बेसिक पढ़ा है, 1/3 सदस्य हमेशा क्या हो जाते हैं, हर 2 वर्ष में हट जाते हैं, क्योंकि कभी ना भंग होने वाली संस्था है, स्थायी संस्था बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा का वह कौन सा, अब यहां से साइंस का पार्ट स्टार्ट हो गया। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होगा, तो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, उष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, कौन सा है जो शामिल नहीं होगा, तो सर रासायनिक ऊर्जा नहीं है। साइकिल चलाते समय गति तो आएगी, मैकेनिकल वर्क हो ही रहा है, हीट जनरेट होगा ही, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, लेकिन रासायनिक ऊर्जा यहाँ पे नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, केमिकल एनर्जी नहीं होगा। कांसा के घटक कौन कौन होते हैं, तो एक कोड याद रख लेना, काटता, काटता यानी टिन और तांबा। कांसा में क्या होता है, कांसा में टिन होता है और तांबा होता है, यानी ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहां पे विद्युत का कुचालक है होगा या चालक नहीं है होगा। ठीक है, कुचालक है या चालक नहीं है। सिरका, नींबू का रस, खारा पानी या आसूत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, तो याद रखेंगे डिस्टिल्ड वाटर इसका सही है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में जितने भी अशुद्धि होती है उसको हटा दिया जाता है, कोई लवण है ही नहीं, सॉल्ट नहीं है, तो यहां पे डिस्टिल्ड वाटर इसका सही आंसर होगा। पुअर कंडक्टर होता है आसूत जल। आहार में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर या अरक्तता। तो आयरन की कमी से क्या होता है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन की कमी से वैसे एनीमिया होता है, और यहां पे आपको याद रखना है गोइटर, गोइटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, घेंगा रोग हो जाता है। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आयोडीन नहीं दिया, आयरन दिया है, तो अरक्तता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आयरन आयरन बोल रहा है यहाँ पे, तो अरक्तता यानी एनीमिया इसका सही आंसर होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, एनीमिया होगा। यदि आपको आयोडीन बोलता तो गोइटर होता, ठीक है, विटामिन सी बोलता तो स्कर्वी होता, और विटामिन डी बोलता तो रिकेट्स होता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
चलिए अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो याद रखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, यानी प्रकीर्णन के कारण होता है, फैलाव के कारण। क्लियर? चलिए तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या एडिसन ने दिया था? तो याद रखेंगे गैलीलियो ने दिया था। भले ही जड़त्व के नियम को अपने नियम में, है ना, 3 लॉज में न्यूटन ने शामिल किया था, लेकिन पहली बार जो जड़त्व का नियम है वो गैलीलियो ने दिया था, ध्यान रखेंगे। लिटमस को डैश से निकाला जाता है? राइजोबियम, माइकोराइजा, लाइकेन या प्रवास? तो याद रखेंगे इसको लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला, कौन सा जानवर है जिसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है और पुनर्जनन भी होता है? तो रिप्रोडक्शन किसमें होता है? मुकुलन विधि के द्वारा। तो हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या ईस्ट? तो ध्यान रखेंगे किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ठीक है, चलिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण है बोडो मिश्रण, 4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल या डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन या आर्सेनिक? तो ध्यान रखेंगे डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन जो है वो यूज किए जाने वाला कीटनाशक है। ठीक है, चलिए भूकंप तरंगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ? तो सर हमने बचपन से पढ़ रखा है, सिस्मोग्राफ को यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा उपकरण पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध में समूह में सही नहीं है, संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जो क्षारीय मृदा धातु नहीं है, बस ये बताना है। कैल्शियम, बेरियम, रेडियम या पोटेशियम? तो सर मैम या सर यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम नहीं होता है ना, पोटेशियम क्या है कि यहाँ पे नहीं होता है, पोटेशियम क्षारीय मृदा धातु के समूह में नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कठोर जल में अधिक होता है, मात्रा आपको बताना है। मतलब किसकी उपस्थिति के कारण जो जल है वो क्या हो जाता है, वाटर है वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। चलो, कैल्शियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम और सोडियम और मैग्नीशियम। तो याद रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है, हार्ड हो जाता है। क्लियर, कठोर जल रहता है। चलिए आगे चलते हैं। एसी और डीसी में परिवर्तित के लिए कौन सा उपकरण है जो उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, दिष्टकारी, प्रेरण कुंडली या डायनामो? तो ध्यान रखना है दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर को सर यूज किया जाता है एसी और डीसी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ठीक है, किलोवाट घंटा शक्ति का है, बल का है, ऊर्जा का है या संवेग का है? किलोवाट घंटा। तो देखो यहां पे वॉट में क्या होता है, तो वॉट में जूल पर सेकंड होता है, और ऑलरेडी आप आवर कर रहे हो, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, किलो वॉट घंटा, तो किलो है, वॉट को क्या लिखा मैंने, जूल पर सेकंड, और घंटा मतलब आवर। अब आवर को आप क्या कर सकते हो, 3600 सेकंड लिख सकते हो। चलो ये भी कर लिए, सेकंड कैंसिल हो गया, तो किलो जूल आ रहा है, और जूल किसका यूनिट होता है, ऊर्जा का, एनर्जी का। तो भैया शक्ति को मत मारना आंसर किलोवाट देखते ही, क्योंकि आगे क्या लिखा है, किलोवाट घंटा लिखा है। सेरिबेलम के बारे में पूछा जा रहा है, अनुमस्तिष्क के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है जो स्टेटमेंट सही नहीं है? पश्च क्षेत्र में यानी पीछे होता है, या गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, नहीं करता? ये पोस्चर, बॉडी पोस्चर है ना,
यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्लियर? यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, बिल्कुल है, और यह संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बॉडी के पोस्चर को बना के रखने के लिए काम करता है। तो बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है सेरिबेलम के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा है जो ठोस, द्रव और गैसीय यानी तीनों में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में? उपधातु, अक्रिय धातु, अधातु या धातु? तो नॉन मेटल्स, इसमें तीनों एग्जांपल मिल जाते हैं। किसके तीनों एग्जांपल? सॉलिड, गैस और सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे चलिए। ऑयल ऑफ विट्रियोल, गंधक का अम्ल किसको बोला जाता है? ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? उत्थापक, कर्षण, प्रणोद या गुरुत्वाकर्षण? तो याद रखेंगे प्रणोद बल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी होते हैं? जब कोका कोला, है ना, पेप्सी, ये सब जब पीते हैं तो अचानक से जो तेज स्वाद आता है, उसके लिए कौन सा अम्ल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? बोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल? तो याद रखना फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है ये। ठीक है, किसके कारण होता है? तो फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाता है? ठीक है, किसको मिला के मरकरी के साथ कुछ नया मिक्सचर नहीं बना सकते? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या लोहा? तो लोहे के साथ कभी भी मरकरी मिक्स नहीं होता। क्लियर? निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? सर बचपन से पढ़ते आ रहे। जे चैडविक, ई गोल्डस्टीन, नील्स बोहर या अर्नेस्ट रदरफोर्ड? तो याद रखना चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या लाइपोप्रोटीन? तो याद रखना है कोशिका भित्ति की बात की जा रही है, तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? भोजन का संयोजन बड़ी आंत में होता है। क्या वहां जाके सबसे पहले भोजन बड़ी आंत में रुकती है? लार्ज इंटेस्टाइन में रुकती है क्या? तो नहीं। बड़ी आंत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घ रोम कहते हैं? नहीं। ये किस में होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। छोटी आंत में देखने को मिलता है। चलो दोनों रॉन्ग है। अगला, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। कौन? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है और छोटी होती है। हाँ, क्योंकि छोटी आंत बहुत लंबी होती है और वो कैसी होती है? श्रिंक होती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, और पचने वाले का अवशोषण बड़ी आंत में होता है क्या? नहीं, बहुत कम, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, बिल्कुल। तो जितना मैक्सिमम है वो एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो डेली एप्पल खाइए, पोटेशियम। ठीक है, तो सोडियम, सल्फर, ब्रोमाइन और पोटेशियम? तो पोटेशियम होगा। एप्पल इसीलिए बोला जाता है डेली खाइए। चलिए आगे। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? यानी रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम, मीटर, एम्पियर, फेराडे या ओम? तो याद रखना ओम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ओम मीटर बोलेगा यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है। एम्पियर करंट का होता है। चलिए आगे चलते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास यदि बनाना है तो कौन से पॉलीमर का यूज किया जाएगा? कौन से बहुलक का यूज किया जाएगा? जिप्टल, पीएमएमए, टेफ्लॉन या कोई नहीं? तो याद रखना पीएमएमए यानी पॉली मिथाइल मिथ एक्राइल। ठीक है, इसका यूज किया जाता है पीएमएमए का बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए। यदि आपसे
पॉलीमर पूछा जा रहा है तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर पारा के साथ, यदि पारा के कांटेक्ट में कोई आ जाता है, मरकरी के कांटेक्ट में आ जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, मिनीमेटा, पोलियो या एटाई? तो याद रखना मिनीमेटा हो जाता है। ठीक है, जो एटाई है वो कैडमियम के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो याद रखना है मरकरी के संपर्क में आने से मिनीमेटा होता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके कारण होता है? सर बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल के कारण होता है ना। चलिए, हिंदी में क्या बोला जाता है? हरित लाभक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन में यदि हिंदी में मिला तो। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? दृश्यमान, गामा किरण, अवरक्त किरण या एक्स किरण? तो याद रखेंगे गामा किरणों की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो सबसे कम होती है। ठीक है, किसकी? गामा किरणों की। मानव कर्ण का वो भाग जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, उसको क्या बोला जाता है? कर्णावर्त यानी कोक्लिया, ये बोला जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर या डेविड लिविंगस्टोन? चेचक की रोकथाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इसके टीके की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है? सोडियम, लिथियम, चांदी या मैग्नीशियम? ध्यान रखेंगे लिथियम की, जो लिथियम है उसको किस में रखा जाता है? मोम के साथ रखा जाता है। ठीक है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग बोला जाता है? तो लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रयी जालिका या गोल्जी काय? तो याद रखेंगे लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बॉडी। ठीक है, वायरस को मारने के लिए खुद फट जाती है और बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है? कौन है ना? निम्नलिखित में से कौन है जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त जितने भी वेस्टेज हैं उसको क्या करता है? घुलित रूप में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। ये आपको कमेंट करके बताना है क्या है। प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहां पे हमने क्या किया? टेस्ट नंबर 5 है ना, हॉस्टल वार्डन वाला जो टेस्ट सीरीज है उसका जो टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें 3 टॉपिक है, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस, इसको डील किया। इसके आंसर्स देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।